अब बताएं आपने क्या कैलकुलेट किया? सर 180 आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बस आपने यही करना है, टाइम को ऐड कर लीजिए और डिस्टेंस में डिस्टेंस ऐड कर, उससे डिवाइड कीजिए, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुड। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। 12 क्वेश्चन पर रीड कीजिए जरा प्लीज। सही किया आपने, वेरी गुड। अब आ जाइए क्वेश्चन 12 के ऊपर। The graph shows the motion of heavy steel ball falling from a height of 2 meter per second. हाँ, अब ये समझना है, देखो इसमें एक लॉजिक है, छोटी सी एक लॉजिक है। अगर वो आपका लॉजिक माइंड में आ गई तो आपने फौरन इसका आंसर बता देना है। वो लॉजिक जरा पढ़िए, इन्होंने लफ्ज, एक खास लफ्ज है बीच में दिया हुआ, उसको आपने पढ़ना है। Motion of heavy steel ball हाँ, स्टील falling बॉल। from a height जी, of क्या मतलब हुआ इस 2 बात, meters. इस बात मतलब से बहुत क्या? हैवी हाँ हैवी ऑब्जेक्ट है सिर्फ, और तो क्या होगा? अगर हैवी है सर तो क्या होगा? कांस्टेंट ही रहेगी स्पीड उसकी। उस पर एयर रेजिस्टेंस अप्लाई होगी, पहली नहीं नहीं बात। सर, रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं जब होगी वो क्योंकि जो हैवी है तो उस पर एयर वेलोसिटी रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं होगी। एयर रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं होगी तो उसका मतलब है डाउनवर्ड फोर्स वेट और अपवर्ड फोर्स एयर रेजिस्टेंस दोनों बैलेंस नहीं होगी, यानी कि उस पर एयर रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं होगी तो वो एक ही फोर्स जो है वेट, उसका उसी वेट से वो तेजी से नीचे की तरफ ड्रॉप होगी। कहानी ये है कि इसमें टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। और जब ये हाइट से जी ड्रॉप हो रही है तो आपने जो चीज लेनी है, वो जो ग्राफिकल वैल्यू लेनी है वो लेनी है। अब देखें, अब इसमें शो हो रहा है स्पीड एंड टाइम और डिस्टेंस और टाइम। जी तो इसमें हमारे पास हम जो चीज कैलकुलेट कर रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी के लिए, स्पीड के लिए, तो उसमें डिस्टेंस थोड़ी मेजर किया था, हम स्पीड मेजर करते हैं। तो सी और डी तो वैसे ही आपने आउट कर दी, सी और डी तो क्रॉस कर दिए, क्योंकि हम स्पीड से कैलकुलेट करते हैं, हम स्पीड या वेलोसिटी से कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको डिस्टेंस से दे दिया ग्राफ। तो अगर डिस्टेंस और टाइम का रेशियो लेते हैं तो ये स्पीड होती है, ये एक्सेलेरेशन नहीं होगी। पता नहीं चीज आपको? जी सर। तो हम इस वजह से सी और डी को रॉन्ग कर देते, सी और डी आपका रॉन्ग हो गया। अब आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो है ए और बी में से आपने देखना है। अब क्योंकि ये बात मैंने क्लियर कर दी कि इसमें टर्मिनल वेलोसिटी नहीं होगी, टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ए बी में से कौन सा ग्राफ होगा इसका? ए। ए, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से लॉजिक को आपने इसकी अंडरस्टैंड करना है। बहुत सिंपल सी बात है, लॉजिक को आपने समझना है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 जी। अब जरा क्वेश्चन 13 रीड कीजिए पहले। सर कर रही हूँ। 13 है, a people parachute fall at a constant speed. He then opens his parachute and continues to fall to earth at a lower constant speed, which diagram shows a distance. डिस्टेंस, Falling by the parachute. सर मेरी वेरीज। आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ आ रही है, वेरीज विथ टाइम। Very good time. जी, अब जरा सवाल पहले मुझे समझाया आपने, आपको समझ में क्या आया? पहले तो मुझे बताइए आपको क्या चीज पूछी जा रही है इसमें। सारी फ्री फॉल पैराशूट है, वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है। उसके बाद उसने अपना पैराशूट, ही देन ओपन हिज पैराशूट एंड कंटिन्यूज टू फॉल टू अर्थ एट लोअर कांस्टेंट स्पीड विच डायग्राम। उसके बाद उसने अपना पैराशूट खोला और मतलब उसी स्पीड से, मतलब हल्की स्पीड से और एक कांस्टेंट स्पीड मतलब वापस पे जमीन पे आ रहा था। विच डायग्राम शोज हाउ द डिस्टेंस फॉलिंग बाय द पैराशूट वेरीज विद टाइम। सही वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? सिंपल सी बात है, देखिए एक बात समझे आप स्पीड की, कि अगर पैराशूट, आपको मैंने कल डिस्कस किया था कि जब पैराशूट से जंप करते हैं, पैराशूटिस्ट जब जंप करते हैं, पैराशूटिस्ट जब जंप करता है तो अगर वो पैराशूट ओपन नहीं करता जी तो एक टाइम के बाद
उसकी स्पीड एयर टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाएगी विदाउट पैराशूट ओपन, लेकिन उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। अगर वो उस स्पीड से आके जमीन से स्ट्राइक करेगा तो उसका काम तमाम हो जाएगा, ही विल डाई। लेकिन मसला ये है कि ये टर्मिनल वेलोसिटी को की रेशियो जो है ना कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट रेशियो भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसको मजीद उस वैल्यू को कम करने के लिए पैराशूट टेस्ट जो है वो अपना पैराशूट ओपन करता है। जब पैराशूट ओपन करता है तो उसकी जो स्पीड होती है मजीद डिक्रीज होती है, जी। उसकी स्पीड मजीद डिक्रीज होती है, और मजीद डिक्रीज होते होते फिर एक कांस्टेंट स्पीड तक पहुंच के वो उस स्पीड से पहुंच रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक्सेलरेशन के बजाय इन्होंने डिस्टेंस की बात की है। शुरू में उसका डिस्टेंस जब विदाउट अब इन्होंने देखो सवाल वो बड़ा ट्रिक ही पूछा है, इस तरह से ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है वो चीज आपको समझनी है कि इन्होंने ना तो स्पीड की बात की है ना इन्होंने एक्सेलरेशन की बात की है, इन्होंने डिस्टेंस के जरिए बात कर दी। अब सोच रहा होगा डिस्टेंस क्या है भाई, जाहिर बात है जब पैराशूट उसने ओपन नहीं किया तो डिस्टेंस की जो वैल्यू है ग्राफ की वो तेजी से रेस हो रही होगी, तेजी से बढ़ रही होगी डिस्टेंस। जब उसने पैराशूट नहीं खोला तो उसका डिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा होगा। ठीक है, यस। और जब वो पैराशूट ओपन कर देगा उसके ऊपर टर्मिनल वेलोसिटी अप्लाई हो जाएगी तो उसका डिस्टेंस फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है बढ़ रहा होगा। बात समझ आ गई? जब उसने पैराशूट ओपन नहीं किया तो उसका डिस्टेंस बहुत तेजी से वो शूट अप हो जाएगा, बहुत तेजी से वो बढ़ रहा होगा। और जब वो पैराशूट ओपन कर लेगा तो उसके अब देखो यहाँ इन्होंने ना टर्मिनल वेलोसिटी की बात पूछी है ना इन्होंने एक्सेलरेशन की बात की, उन्होंने डायरेक्ट डिस्टेंस की बात कर दिया। अब वो स्टूडेंट सोच रही क्या बात हो गई, तो इसमें ये देखना है कि जब वो पैराशूट ओपन करेगा तो उसकी डिस्टेंस फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो डिस्टेंस है वो उसका रेशियो कम होना शुरू हो जाएगा। शुरू में तो जाहिर बात पैराशूट ओपन नहीं है, वो ड्यू टू ग्रेविटी फुल स्पीड से नीचे आ रहा होगा तो उसकी डिस्टेंस जो है बहुत तेज होगी, उसका डिस्टेंस का जो रेशियो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड उसकी तेज होगी। उसके बाद ओपन करते हुए ग्रेजुअली उसका डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है, स्पीड होती है, फिर उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा स्पीड, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह इस सिचुएशन को देखते हुए कौन सा ग्राफ सही होगा, ए बी सी डी? बी सर। बिल्कुल सही है। डी कह रही है बी कह रही है? बी 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 बिग सही है। अगर बी कहनी है तो सही है, पहले स्पीड इसकी तेजी से इंक्रीज कर रही है फिर उसके बाद ग्रेजुअली कांस्टेंट नहीं होगी। देखिए पहली बात ए और सी तो रॉन्ग होगा, सही है? ए और सी तो रॉन्ग होगा, कभी वो टर्मिनल पे पहुंच ही नहीं सकता, इस डिस्टेंस फिक्स नहीं हो सकता, डिस्टेंस तो चेंज होता ही रहेगा क्योंकि वो एयर में एक कांस्टेंट डिस्टेंस तो रह ही नहीं सकता। ए और सी तो वैसे ही रॉन्ग हुआ है। अब है ऑप्शन आपके पास बी और डी, तो इस ऑप्शन में आपने ये देखना है कि डी के अंदर जो लास्ट है डी, इसमें डिस्टेंस एक कांस्टेंट वेरिएशन पर पहुंच गया जो कि पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस कांस्टेंट है जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों कांस्टेंट पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वो फ्री फॉल है, वो टर्मिनल वेलोसिटी पर यहाँ पर देखो बात हो रही है डिस्टेंस की, ये स्पीड की बात नहीं हो रही है। स्पीड या वेलोसिटी टर्मिनल में पहुंचती है लेकिन डिस्टेंस तो चेंज होता ही रहेगा ना, क्योंकि वो तो फ्री फॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो डिस्टेंस कम होगा या डिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन डिस्टेंस किसी जगह पे स्टॉप नहीं हो सकता। बात समझ आई? स्पीड या वेलोसिटी को तो हम कह सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी पर पहुंच गई जिससे एक्सीलरेशन फाइंड आउट होता है, लेकिन डिस्टेंस तो ग्रेजुअली तब्दील होता रहेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो मुसलसल ये हो सकता है कि डिस्टेंस पहले तेजी से कवर कर रहा हो फिर डिस्टेंस ग्रेजुअली कम ऐसे से कवर कर रहा हो, लेकिन डिस्टेंस में कांस्टेंट वैल्यू पर नहीं आ सकता। इसका मतलब है वो हवा में रुक गया। अगर डिस्टेंस जो है एक वैल्यू पे कांस्टेंट है तो इसका मतलब बीच में रास्ते में वो स्टॉप हो गया, रुक गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो टर्मिनल वेलोसिटी पे नहीं पहुंच सकता। वो ग्रेजुअली फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे आता रहेगा जब ऊपर, तो इस तरीके से इसकी स्पीड कम हो जाएगी तो टर्मिनल वेलोसिटी पे नहीं पहुंच सकता। तो इस तरह ऑप्शन इसके अंदर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सही समझ में आ गया? अच्छी तरह सही है। सर। अब आपकी क्लास किस टाइम पे है?
सर मेरी है 9:30 तक। चलें अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी 10 मिनट के बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, फिर कंटिन्यू करूँगा, सही है? थोड़ा सा मैं आप भी 5 मिनट रेस्ट कर लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14, पढ़िए सर क्वेश्चन 14। The graph shows the speed of a runner during a race. What is the distance traveled by the runner during the race? मेरा सर मैं आज गले में पेन है थोड़ी सी ना, तो मैं जरा सा एक टैबलेट लेकर आऊँगा, खा के फिर कंटिन्यू करूँगा। जी क्या सर वापस बोलिएगा, आपने क्या बोला? मैंने कहा कि मेरी तबीयत थोड़ी सी सेट नहीं है, मैं टैबलेट वगैरह लेकर आऊँगा 10 मिनट का, 10 मिनट बाद मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक इसीलिए दे रहा हूँ, ठीक है? फिर कंटिन्यू करूँगा, आपको बता दूंगा अभी, ठीक है? अच्छा, सवाल आपको समझ में आया कि क्या पूछा है? मुझे सवाल बताइए पहले आप। सर इसने पूछा है the graph shows the speed of a runner during a race. What is the distance traveled by the runner during the race? डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के सर स्पीड अपॉन टाइम। देखिए इसमें ये सवाल जो स्टार्ट हुआ है, सवाल शुरू हो रहा है, स्पीड इसकी 0 से शुरू हो रही है और टाइम था 0, ठीक है? इन्होंने कहा व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ड्यूरिंग द रेस, और इसकी रेस चली है और कहाँ पे एंड टाइम क्या है इसका, खत्म का किस टाइम पे हुई है? 16 के ऊपर, टाइम पर सेकंड, 16 सेकंड में वो खत्म हो गई जी, ठीक है? 16 सेकंड पे उसकी स्पीड खत्म हो गई, इसकी रनर की बहुत शॉर्ट स्पीड थी, 16 सेकंड के अंदर उसे क्रॉस करना था, तो बहुत फास्ट ट्रैक है ये भाई, एकदम से स्पीड शुरू हुई और खत्म हो गई 16 सेकंड के अंदर। अब आपने देखना है इसकी जो पूरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका है, तो आपके पास, आपको पता है इसमें फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, एक होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एक होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सही। तो अब ये पूरी रेस के अंदर कौन कौन से आपको एरिया अंडर ग्राफ अप्लाई होंगे? एरिया अंडर ग्राफ का मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो फर्स्ट देखें, यहाँ पर जरा इसकी ड्यूरेशन है, फर्स्ट 0, देन 2, देन 4। ये थोड़ा सा डिस्टेंस आपको शो सही नहीं हो रहा है, इसको मैं एडजस्ट कर दूं। ये फर्स्ट 2 है, देन ये आपके पास शो हो रहा है फर्स्ट 4, ठीक है? 4 पर यहाँ पर है, इसके बाद आप देखें 6 आपके पास यहाँ पर है, ठीक है? और 8 आपके पास ये शो हो रहा है, ये आपके पास 8 है, ठीक है? फिर 10 आपका यहाँ पर है, और फिर 12 है, ठीक है? और फिर 12 है, और उसके बाद 14 और 16 है। तो अब आपने देखना है कि कौन कौन से ग्राफ इसमें बन रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, देखिए अब जरा मुझे बताइए, सबसे पहले आप देखिए इसमें कितने बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, फिर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, नहीं सॉरी सर, एक ट्रायंगल बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है और एक ट्रेपेजियम बन रहा है। वेरी गुड। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये इन्होंने जरा मेहनत वाला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? इसमें मेहनत करना पड़ेगी। आपने ये देखना है यहाँ पर 4, ठीक है? जहां 4 है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करना है, ठीक है? तो एरिया ऑफ आप एक काम कीजिए, कॉपी पेंसिल लेके जरा अप्लाई कीजिए ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल है, बेस कितनी है आपके पास 4, और हाइट कितनी है आपके पास 5। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है? ये कैलकुलेट करके बताइए क्या आंसर आएगा। सर 1 मिनट कर, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो गया 4 डिवाइड बाय 2, 2 5 से 10, ठीक है? 10 आ गया। हाफ इनटू 4 इनटू 5 1/2 बेस इनटू हाइट, ये होता है ना फॉर्मूला।
ट्राइंगल का फॉर्मूला था 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस आपके पास 4 है और हाइट है आपके पास 5, तो 1/2 आंसर आ रहा है सर इसका। से कितना आ रहा है? 10 मीटर पर 10 सेकंड। आ गया, सही है। 10 ये सेंटीमीटर। 10 मीटर आ गया आपके पास, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शुरू हो रहा है 4 से स्टार्ट हो रहा है और खत्म एंड हो रहा है ये 14 पर। तो बेस जी। कितनी बनी इसकी? 14 माइनस 4। 14 माइनस 4। 10 हो गया। जी सर, 10 हो गया। 10 हो गया। और इसकी हाइट कितनी है? हाइट इसकी है 5। 5। इसकी करस्पॉन्डेंस वैल्यू देखिए 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया? 50। जी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बेस इनटू हाइट। तो बेस हमने निकाली रेशो 14 माइनस 4 10 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया 50। सही। तो दूसरा आपके पास डिस्टेंस जो कैलकुलेट हुआ वो कितना है? 50। सही। तो पहले कैलकुलेट किया था 10 और ये 50 ऐड कर दिए, कितने हो गए? 10 और 50 60। 60 हो गए। अब आ जाइए 60 के बाद अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अप्लाई करना है। हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल नहीं, साइड्स। हाँ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय बेस। हाइट, बेस, सही है। हाँ। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम इस तरह से लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इस तरह से लेंगे कि ये साइड, ये जो देखें जहां मेरा कर्सर है, ये आपने ले लिया इसकी साइड 1। साइड 1 कितनी है जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है? 14 के ऊपर। 14 आ रही है। 14 के ऊपर आपके पास है और दूसरी आपके पास 16 पर आ रही है। 16 है। सही है। तो ये आपने साइड 1 आपके पास जो है इसका डिफरेंस 5 माइनस 0। 5 माइनस 0 कितना हो गया? 5। और यहाँ पर डिस्टेंस आप ले लें 10 माइनस 0 कितना आ गया? 10। अगर जी। इस पर आप डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस कितना है? 10 माइनस 0 10 और 5 कितना हो गया? 15। 15 और 16 से 14, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया आपके पास? आपके पास 16 माइनस 14 कितना हो गया? 2। नहीं 16 माइनस 14 माइनस करें। 60 माइनस 40। जी 14। 16 माइनस 14 कितना आ गया? 16 माइनस 14 कितना हो गया? सर इसका हो जाएगा, एक मैं बता रही हूँ, 6 और माइनस 6 2 हो गया। तो देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब है एक साइड ये है, एक साइड मैंने ये ली है, ठीक है, और दूसरी साइड में कर्सर देख जहां मूव कर रहा है ये दूसरी साइड ये ले ली। तो सम ऑफ पैरेलल साइड ये आ गया। तो सम ऑफ पैरेलल साइड आ गया 5। सम ऑफ पैरेलल साइड 5 और 10 कितना हो गया? 15। जहां पे ये सही है। सम ऑफ पैरेलल साइड 5 और 15 कितना हो गया? 5 और 10 15 हो गया। और इसकी जो हाइट है वो कितना आ गया? 2। तो आपके पास फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 15। सही। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। जी। अच्छा, इसके अंदर आप दोनों को ऐड करके उसकी पहली वाली वैल्यू में ऐड कर दीजिए, तो क्या आंसर आएगा आपके पास? 65। 65, बस ये आंसर हो गया। ठीक है। सही। इस तरह आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल और फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आखिरी क्वेश्चन नंबर 15, बस जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, इसके बाद मैं आपको ब्रेक दूंगा, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। 5 मिनट का ब्रेक, फिर मैं आपको दोबारा ज्वाइन करूंगा। जी। Which vehicle has an acceleration of 5 meter per second?
A bicycle when its speed changes from 2.5 to in 2 seconds. A car when its speed changes from 15 meters in 5 seconds. A lorry when its speed changes from rest to 20 meter per second in 15 seconds. A motorbike when its speed changes from rest to 50 in 10 seconds. और इसमें सिंपल सिंपल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। एक्सेलेरेशन है a इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी। Minus 2 upon t. अगर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो u जीरो हो जाएगा, और चलती हुई ऑब्जेक्ट स्टॉप होता है तो v जीरो हो जाएगा। अब आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए तो कहाँ से सर क्या। इससे होगा 50 मीटर इन 10 सेकेंड्स। बस वो आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक्सेलेरेशन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी। तो यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम 5 मिनट का ब्रेक देना है, 5 मिनट के बाद फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।